नेक्स्ट है जी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल लॉ। फॉरेन जो कंट्री है वहां आपका बंदा है, आपका सिटीजन है, इंडिया का सिटीजन फॉरेन कंट्री में, उसको फॉरेन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, उसके ऊपर केस डाल दिया, बहुत ही सीरियस केस डाल दिया, क्रिमिनल ऑफेंस किया उसने, पता नहीं किया है कि नहीं किया, वो तो एविडेंस पे डिपेंड करता है। अब उसको अपना डिफेंड करने का राइट है, नेशनल जस्टिस तो फॉलो करनी चाहिए ना उन कंट्री की कोर्ट्स में भी, उसको भी एडवोकेट करने का राइट दिया जाए, अपने बचाव का पूरा उसका भी पक्ष होना चाहिए। उसको हमारी कंट्री की वहाँ जो एम्बेसी है, जहाँ डिप्लोमेट्स हैं, हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो सहायता करेंगे उसकी, क्योंकि हमारा सिटीजन है वहाँ, उसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और हम देंगे। और अगर वो कंट्री उसको ये डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन देने से इनकार कर देती है, हमारी एम्बेसी को कह देते हैं कि आप इसको कंटेक्ट मत करो, आप इसकी हेल्प मत करो, ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, इंटरनेशनल लॉ की उल्लंघना है। कल को हम भी ऐसे कर सकते हैं, टिट फॉर टैट है। कल को उनका सिटीजन इंडिया में कोई गलत काम करता पकड़ा गया और उसके ऊपर केस डल गया इंडिया में, कल को वो भी अपनी डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन मांगेगा अपनी देश की एम्बेसी से जो दिल्ली में है, तो हम भी ना कर सकते हैं। जैसा वो बर्ताव हमारे सिटीजन के साथ करेगी, वैसा ही कंडक्ट हम भी उनके सिटीजन के साथ कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल लॉ में ये चीज़ें बाध्य हैं, दोनों कंट्री एक दूसरे की इन चीज़ों की रिस्पेक्ट करे, ठीक है, और उसको डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दे। हमारी एम्बेसी जितनी उसकी सहायता करना चाहती है एज एडवोकेट भी, अगर उसकी कोई हेल्प देना चाहती है तो देनी चाहिए, और दूसरी कंट्री उसको मना ही नहीं कर सकती, नहीं तो वो इंटरनेशनल लॉ की उल्लंघना है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का रूल है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ क्या है? देखो इंटरनेशनल लॉ ज़्यादातर तो अब कोडिफाइड हो गया 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुआ है उसके बाद सारा इंटरनेशनल लॉ कोडिफाइड हो गया, यूनाइटेड नेशंस बन गए, ICJ बन गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बन गया, सिक्योरिटी काउंसिल बन गया, सब कुछ लिखा हुआ है, ह्यूमन राइट काउंसिल बन गए, UNHCR, सब कुछ लिखा हुआ है ना, सारी संस्थाएं बन गई। लेकिन आज से 200 साल 300 साल 400 साल पहले क्या था? कोई संस्थाएं नहीं थी, तो कोई लिखती इंटरनेशनल लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं थे जो आजकल है। तब कैसे इंटरनेशनल लॉ लागू होता था? एक देश की दूसरे देश के साथ सहमति, आपसी मिलवर्तन के साथ क्या कस्टम्स डेवलप हुई थी। एक देश से दूसरे देश में राजदूत जाते थे ना, एक राजा दूसरी कंट्री के राजा के पास अपना राजदूत भेजता था ना, डिप्लोमेट भेजता था ना, वो आओ भक्त करता था, उसकी रिस्पेक्ट करता था। कल को उसका राजदूत इधर आएगा, हम भी रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये चीजें कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है, और उनको मान्यता दे दिया मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ ने। हम तो सिविलाइज्ड नेशंस आ गए ना, जो अनसिविलाइज्ड नेशंस थे ना वो भी प्यार मोहब्बत में आपस में रहते थे आज के 100-200 साल पहले, अगर हम अपने आप को सिविलाइज्ड कहते हैं। हालांकि वो भी सिविलाइज्ड ही थे, फर्क ये है कि वहां उस समय इंटरनेशनल लॉ इतना डेवलप नहीं था जो आज है, लेकिन कस्टम्स तो थी। तब कौन से ट्रेड नहीं होते थे, तब भी ट्रेड डील्स होती थी, तभी तो ट्रेड डील्स होती थी, तब भी तो, है ना। तो एक कंट्री कोई चीज सेल करता था, दूसरी कंट्री उसको बाय करती थी थ्रू सी रूट्स। तब एयरप्लेन तो नहीं थे, लेकिन सी रूट्स थ्रू ये ट्रेड डील वगैरह कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होते थे। तो इंटरनेशनल तब भी डेवलप था, लेकिन दैट वाज द पार्ट ऑफ द कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो ये चीजों को मान्यता मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ जरूर देता है। हम सिविलाइज्ड नेशंस हैं, हम कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको हम रेकॉग्नाइज अब भी करते हैं। और ये जो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन है या डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज है, ये जो कंसेप्ट है ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ से प्रभावित हुआ है। ये तो डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन की बात हुई, समझ आ गई ना। आपका बंदा दूसरी कंट्री में फंस गया, आप उसको डिप्लोमेटिक जो सहायता है अपनी एम्बेसी के द्वारा जरूर दोगे। एक डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है, क्या होती है? डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी।
वो क्या है, जो भी एम्बेसडर आप किसी कंट्री को भेजते हो, वो एम्बेसडर उस कंट्री में उसकी कंट्री की कैपिटल या उसकी जो राजधानी है वहां उसको एक घर मिलता है या उसको एक प्रेमिसेस मिलते हैं, वो इनवायलेबल है। कहने का भाव है वो कंट्री अपनी पुलिस या आर्मी उस घर में नहीं भेज सकती, क्योंकि वो डिप्लोमेट का जो वो घर है, समझ लो कि वो इंडिया की ही एक जमीन है, वो वहां उस कंट्री में उसको दे दी। ही इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द लॉज ऑफ दैट कंट्री। हमारा जो एम्बेसडर है, हमारा जो डिप्लोमेट है, हमारा जो राजदूत है उस कंट्री में, यूएसए में फॉर एग्जांपल भेजा हमने, हर एक कंट्री में भेजा हुआ है, तो यूएसए में यूएसए के लॉज से इम्यून है वो। वैसे कोई भी डिप्लोमेट पढ़े लिखे होते हैं, आईपी इंडियन फॉरेन सर्विस, उन्होंने पढ़े लिखे होते हैं, वो कोई भी डिप्लोमेट जाके जानबूझकर वॉलंटरली किसी कंट्री में अगर वो डिप्लोमेट तैनात है, वो जानबूझ के उसका लॉज वायलेट नहीं करेगा। अगर हो भी जाए वायलेट तो इम्यून है वो, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। सिविल केस भी बहुत कम है, लेकिन क्रिमिनल केस तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि जैसा वर्ताव या कंडक्ट वो हमारे डिप्लोमेट के साथ करेंगे, वैसा ही कंडक्ट हम भी उनके डिप्लोमेट के साथ करेंगे। फिर इंडिया में अगर यूएसए हमारे डिप्लोमेट के साथ जैसा वो वतीरा रखेगा या कंडक्ट रखेगा, वैसे ही कंडक्ट हम भी उसके डिप्लोमेट के साथ करेंगे। टिट फॉर टैट है। हमारे मेहमान को अगर वो इज्जत नहीं देते तो हम भी उनके मेहमान को इज्जत नहीं देंगे। जैसा हमारी वहां डिप्लोमेट को इम्यूनिटी मिली हुई है, अमेरिका के लॉज उनके ऊपर नहीं लगते, अगर गलती भी हो जाती है ज्यादा से ज्यादा उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा का दर्जा दिया जाएगा। पर्सोना नॉन ग्रेटा मतलब वो हमारे यूएसए से 48 घंटे के अंदर अंदर निकल जाए, इंडिया में वापस चला जाए, उसको समा दिया जाएगा कि बाई फ्लाइट या किसी भी तरह आप यूएसए से निकल जाओ, क्योंकि उसने वहां पे कोई क्राइम कर दिया या कुछ हो गया उससे, जिससे यूएसए का लॉ ब्रेक हो गया। लेकिन यूएसए के लॉ उसके ऊपर लगेंगे नहीं, वो इम्यून है। जैसे रेड लाइट क्रॉस कर दी, चलान नहीं होगा उसका। इवन मर्डर भी कर दिया उसने डिप्लोमेट ने, तभी भी वो बच जाएगा, उसको वापस उसकी कंट्री में भेज दिया जाएगा। इंडिया भी ऐसे ही करेगा। तो ये सारी कंट्रीज ने ये सहमति की हुई है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल लॉ में डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी दी गई जाती है। मेहमान तो मेहमान ही होते हैं, वॉलंटरली कोई भी डिप्लोमेट इतना वो नहीं है कि वो जानबूझ के किसी कंट्री में जाके उल्लंघना करेगा किसी कानून की। क्लियर होगी? रेजिडेंस उसको देखो, डिप्लोमेट 5 साल के लिए हो सकता है, 2 साल के भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज टेन्योर उसको रेजिडेंस मिलती है। वो जाके अगर सरकारी रेजिडेंस उसको नहीं पसंद तो वो किराए पे भी रह सकता है। उसका किराया तो भारत सरकार देगी ना, कौन सा अपने जेब में से देगा? वो भारत सरकार की तरफ से वो तैनात है ना एज ए डिप्लोमेट, उसका जो भी उसको पसंद है उसमें रहेगा, किराया भारत सरकार देगी। लेकिन वो जो प्रेमिसेस है उसमें उस कंट्री का कोई भी लॉ नहीं लगेगा। अगर उस कंट्री में कोई फॉर एग्जांपल थीफ है या कोई मर्डरर है या रेपिस्ट है और उस कंट्री की पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, किस कंट्री की? जहां हमने अपना राजदूत या डिप्लोमेट तैनात किया हुआ है, और फॉर एग्जांपल वहां उसी कंट्री का सिटीजन कोई क्राइम करके भाग रहा है और वहां कंट्री की पुलिस उसके पीछे भाग रही है, अपने आप को बचाने के लिए उसने दीवार फांद के हमारा जो डिप्लोमेट उसके घर में घुस गया, तब उसकी कंट्री की पुलिस हमारे डिप्लोमेट के घर में घुस नहीं सकती। उसको पकड़ने के लिए बाहर बैठ के वेट कर सकती है, घुस नहीं सकती, क्योंकि वो प्रेमिसेस इम्यून है, उस कंट्री के फोर्सेस वहां एंटर नहीं कर सकते। हमारा डिप्लोमेट उसको अलाउ करे, पकड़ के दे सकता है वहां, लेकिन उसको जबरदस्ती जाके पकड़ नहीं सकते। क्लियर होगी बात? हाँ, ओके।